नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ फिर बात होगी खुल्लम खुल्ला, कुछ आपसे छुपाएंगे नहीं, सब आपको बताएंगे। आज का विषय राहुल गांधी जी का भाषण। राहुल गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी का भाषण। आज पार्लियामेंट में बोले राहुल गांधी जी, 41 मिनट, उससे 2-4 मिनट ऊपर बोले होंगे। लेकिन आज उन्होंने उसमें कुछ कहानियां बताई, कुछ नई बातें कही आज उन्होंने। नई मतलब एंड तक आते आते तो लग गया था कि मामला पुराना ही है, लेकिन शुरुआत में लग रहा था कि कहीं और जाएंगे शायद। तो शुरुआत में उन्होंने अपने भाषण की चक्रव्यूह से, कि महाभारत में आपने चक्रव्यूह का प्रकरण सुना है, तो चक्रव्यूह आज भी इस सरकार ने जो है वो एक चक्रव्यूह बना रखा है। उस चक्रव्यूह के अंदर 6 लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं। उन्होंने 6 लोग बताए भी, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवल, मोहन भागवत, अडानी, अंबानी। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि लेकिन इसकी काट है हमारे पास, इस चक्रव्यूह को हम भेद देंगे। हम अर्जुन हैं, हमें भेदना आता है, अभिमन्यु नहीं है हम कि हमको घेर लेंगे आप। उन्होंने कहा कि अच्छा भाई कैसे कैसे आप तोड़ेंगे इस चक्रव्यूह को। उन्होंने कहा हम शिव जी की बारात हैं। तो शिव जी की बारात भी आ गई, चक्रव्यूह भी आ गया, और उसके बाद आते 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 फिर वो पहुंच गए हलवे पे। आप भी कहेंगे ये कैसा जंप है, उन्होंने मारा ऐसा जंप कि यहाँ से सीधा वो आए हलवे पे, और हलवे से आ गए जातिगत जनगणना पे। अब ये सारी बातें उन्होंने कैसे जोड़ी, वो आज हम आपको बताएंगे, और उसी पर हम लोग आज बात भी करेंगे। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ, बहुत स्वागत आपका। विनोद अग्निहोत्री जी सर, बहुत स्वागत आपका भी। शांतनु गुप्ता जी हमारे बीच में, शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। तो जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में लग रहा था सर ये कहीं और जाएंगे, इस बार कुछ नई बात होने जा रही है एंड में, लेकिन फिर वो अपना उसी बात पर आ गए। तो मैंने आज शेर सोचा सर क्या कहा जाए, शेर मेरी समझ में ही नहीं आया कोई। बड़ी देर तक मैं खोजता रहा। मैंने आज इस चक्कर में जो है थोड़ा शिव जी की बारात भी पढ़ी। शिव जी की बारात में कौन कौन थे, उनके बहुत सारे गण थे, किसी मतलब अजीब अजीब तरीके के भूत पिशाच सब लोग थे उसके अंदर। तो वो पूरा इस बहाने जो है थोड़ा सा वो भी पढ़ लिया। आज वैसे पार्लियामेंट का माहौल बड़ा पौराणिक सा कर दिया था राहुल गांधी जी ने। तो फिर मेरे समझ में आया नहीं सर शेर वेर। तो मैंने वैसे ही 2 लाइनें मन में आई कि भाषण वही दोहरा देना, भाषण वही दोहरा देना, घबराना कैसा, नेता हो शर्माना कैसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। सार तो यही था सर भाषण का। अंत में तो आए वो जातिगत जनगणना पे, हाँ, लेकिन शुरुआत से लेके कहीं और चले थे। आप बताइए, बजट पे भाषण था भी, हाँ ये मत भूलिएगा, सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाषण। राहुल जी भी भूल गए, आप भी भूल गए। भाषण बजट पे था, क्योंकि इसमें बजट जैसा कुछ था ही नहीं। भाषण बजट। आपको नहीं भूलना चाहिए, यहाँ कोई बिरला जी तो है नहीं। ऐसा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे, हम जिस हॉस्टल में थे उसमें एक नेताजी थे। वो फॉर्म भरने के लिए आते थे और फिर गांव चले जाते थे खेती कराने, और इम्तहान के समय आते थे। फिर अमीनाबाद एक जगह है, अगर आप लखनऊ गए हो तो वहाँ से पूंजी खरीद के लाते थे। 5 सवालों के जवाब वो रट लेते थे। क्वेश्चन पेपर क्या आया उससे उनको मतलब नहीं, किनारे रखा, वही 5 लिख के आ जाते थे। राहुल गांधी के भाषण को सुन के मुझे उसी की याद आती है कि मुद्दा कोई हो, उनका भाषण वही रहता है। अब आप देखिए, बजट पर चर्चा है, तो आपने जो बोला उससे आपने एक बात साबित की कि आपने बजट पढ़ा नहीं, या आपने पढ़ा तो समझ में नहीं आया। पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप बजट पर भाषण दे रहे हैं। इससे एक मैसेज जाता, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में जाता, जो गरीब आदमी है उसके बीच में जाता, कि बजट को लेकर आपकी इस सरकार को आपने कैसे घेरा, कि क्या क्या कमियां हैं इस बजट की, इस सरकार की आर्थिक नीतियों की खामियां क्या हैं। आपसे अपेक्षा जो भी हो, केवल राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे, जो भी प्रतिपक्ष का नेता हो उससे अपेक्षा ये होती है। और आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं? हलवा सेरेमनी, कि उसमें दलित नहीं था, उसमें जो है पिछड़ा नहीं था। वो है तस्वीर मेरे पास, दिखाऊंगा तब। और आप कह रहे हैं कि अग्निवीरों के लिए, पेंशन के लिए 1 पैसा नहीं दिया। मतलब आपने अग्निवीर की जो योजना है उसके बारे में या तो आपको जानकारी नहीं है, या जानबूझकर आप इस तरह की बात कर रहे हैं। उस पूरी योजना में पेंशन का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो बजट में कैसे प्रावधान हो जाएगा? आप ये कहते हैं कि पेंशन का प्रावधान कीजिए, उनको पेंशन देना चाहिए, वो मांग करें आप, तो बात समझ में आती है। लेकिन बजट पर ये चर्चा पर ये सवाल उठाना कि उसके लिए आपने प्रोविजन नहीं किया है। उन्होंने मोटी मोटी उन्होंने टच किए सब्जेक्ट, लेकिन किसी की डेप्थ में वो नहीं गए। जैसा आपने कहा, अग्निवीर की बात उन्होंने उठाई, उसके बाद वो इंटर्नशिप वाली योजना पर भी आए, उसके बाद वो एमएसपी गारंटी पर भी आए। तो मतलब इंडेक्सेशन भी आए। हाँ, इंडेक्सेशन, मिडिल क्लास। उन्होंने बोला भी अच्छा आपने, आपके बजट ने हमारे लिए अच्छा काम कर दिया, आपका मिडिल क्लास हमारे पास आ जाएगा, ये बोला। तो ये मतलब जनरलाइजेशन है। मतलब आप किसी विषय की गंभीरता में नहीं गए। कोई भी सरकार हो, चाहे जितनी अच्छी हो,
उसका बजट हो या उसकी कोई नीति हो, उसका कार्यक्रम हो, उसमें आप खामी ढूंढ सकते हैं, आप उसकी कमी बता सकते हैं और अपनी ओर से सुझाव भी दे सकते हैं। ये होना ये चाहिए था, आपने किया ये, तो ऐसा आप कुछ कर नहीं रहे हैं। अब आप हर बात में जो है धर्म और जाति को ले आज आते भी शिव हैं। जी के वो कुछ शिव जी की बारात में सभी धर्मों के लोग थे। कौन सा धर्म था भाई उस समय जब शिव जी की बारात निकली थी? पिछली बार कह दिया भाई मुद्रा इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, सिख धर्म में भी है। सब जगह से एतराज हो गया कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो आप जो नहीं हैं वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्या मतलब क्या? मतलब आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसको हर चीज की, हर विषय की जानकारी हो। लोग अर्जित करते हैं, जो उसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपने तौर पर उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। सभी दुनिया भर में कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो सभी विषयों का ज्ञाता नहीं होता है। वो इसी तरह से काम करता है कि विषय को समझने की कोशिश करता है और उनसे समझने की कोशिश करता है जो उसके विशेषज्ञ हैं, जानते हैं। तो आप जो है बार बार अपने को हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। कभी शंकर जी की फोटो लेके आ जाते हैं, कभी नानक की फोटो लेके आ जाते हैं, तो सर्वधर्म संभाव दिखाने की भी कोशिश करते हैं। आपको लगता है ऐसा ना हो कि हमको हिंदू ही समझ लें, तो हम सभी धर्मों के साथ, ये भी दोनों उनका डायलेमा है। ज़्यादा हिंदू ये है कि मतलब हमको हिंदू भी समझिए और हमको सेकुलर हिंदू समझिए, जो सभी धर्मों के साथ चलता है। तो वो ठीक है, कुछ घालमेल ऐसा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको किस रास्ते पे जाना है। थोड़ी देर इस पर चलते हैं, इस सड़क पे, फिर लौट के दूसरी सड़क पे चलने लगते हैं। तो वो जो उनका भ्रम है, वो दरअसल उनकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, एक गंभीर नेता की, एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन की, 20 साल हो गए उनको पार्लियामेंट में, अगर स्पीकर को बार बार कहना पड़ रहा है कि आपको संसदीय नियमों की जानकारी नहीं है, किताब पढ़ लीजिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये आपकी योग्यता पर, आपकी समझदारी पर सवाल है। बस मुझे तो कई बार लगता है कि और एक दृश्य सिर्फ अगर आपने देखा होगा, अगर वो चित्र हो आपके पास, निर्मला सीतारमण का, वित्त मंत्री, उन्होंने तो ऐसे सर पकड़ लिया था। उन्होंने सर पकड़ लिया। ये क्या बोल रहे हैं? अब वो ठीक है, वो उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा लगा, लेकिन आप बोल क्या रहे थे? आप कहना क्या चाहते थे? वो है ना भाई कहना क्या चाहते हो? कवि क्या कह रहा था सर आज? कवि के संदर्भ सहित व्याख्या कवि से ये देखिए फोटो भी आ गया भाई वाला। शेर से ही शुरू करते हैं। अरे सर बिल्कुल। राहुल जी के बारे में तो बता ही दिया प्रदीप जी ने, मैं भी उसको जोड़ूंगा। सरकार की क्या मुख मुद्रा थी, आप देखिए ना, सरकार की मनोस्थिति क्या थी, उस पर एक शेर है। सूरज क्या ढला, सूरज क्या ढला, कद से ऊंचे हो गए साए, सूरज क्या ढला, कद से ऊंचे हो गए साए, कभी जमी पर इन परछाइयों को भी रौंदा है मैंने। वाह, क्या बात है, बहुत तो सरकार इस बना स्थिति में थी कि आज तो मतलब शेर का चूंकि मौका था, इसलिए मैंने आपका। देखिए राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, राहुल गांधी अपने हिसाब से एड्रेस कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को। वो जाति जनगणना को एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो सामाजिक न्याय जो उनको जो सफलता मिली है भाई 2014 और 19 में, 14 में तो एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हो गए, 44 पर रह गए, 19 में उनको उम्मीद हो रही चौकीदार चोर के नारे के साथ हम काफ़ी सफलता, वो उल्टा पड़ गया। लेकिन इस बार जब उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और उसके बाद लगातार वो कि 95-93 जो है अफसर जो है तय करते हैं, उसमें 3 हैं जो बोलते रहे, और कांग्रेस की 99 सीटें आ गई, इंडिया गठबंधन 240 पे आ गया, 200 के आसपास, 34-35। तो उनको लगा कि उनका ये नारा जो है या ये मुद्दा जो है लोगों तक पहुंच रहा है, तो वो सतत उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इससे मेरा फायदा हुआ, इससे मेरा फायदा हुआ है। हुआ जरूरी नहीं किसी से हो। नहीं, देखिए फायदा होता है, उससे कई कारण होते हैं, वो ये भी एक कारण है। हाँ, उनको देखिए हर नेता को कुछ ना कुछ लगता है, जब उसको लाभ मिलता है, जिससे भाजपा को लगता है हिंदुत्व से ही लाभ मिलता है। सही बात है। इसीलिए जब भाजपा जीतती है हारती है, हिंदुत्व पे ही चर्चा होती है कि हिंदुत्व कमजोर था इसलिए हार गए, हिंदुत्व अग्रेसिव नहीं था इसलिए हार गए, या हिंदुत्व ने बड़ा काम किया इसलिए जीत गए। ऐसे ही उनको लग रहा है कि हमारा जो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है
वो काम कर गया, इसीलिए हमको उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिल गई और महाराष्ट्र में हम जीत गए। मतलब उनका ठीक। तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को, उसी मुद्दे को वो एड्रेस, चाहे बजट का भाषण हो, चाहे राष्ट्रपति का भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हो, उनके भाषण में चाहे वही उनकी focus भाषा शैली आपको अच्छी लगे ना लगे, लगे, वो अपना मैसेज क्योंकि पहुंचा रहे हैं। वो हमको आपको नहीं एड्रेस कर रहे हैं। सही बात है। वो प्रदीप सिंह को या विनोद अग्निहोत्री को या सौरभ शर्मा को या शांतनु गुप्ता को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वो एड्रेस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कर रहे हैं। वो मोची का जिक्र कर रहे हैं कि जिसको सुल्तानपुर मशीन दी, वो विश्वकर्मा का जिक्र कर रहे हैं कि मैं उनके बीच में गया, उन्होंने हमसे ये कहा। ठीक है, वो बजट पर उन्होंने, ठीक है, ये बार बार शिवजी से क्यों शुरुआत करते हैं? शिवजी से शुरुआत करते हैं कि राहुल गांधी अपने को शिव भक्त मानते हैं। अच्छा, वो केदारनाथ गए पैदल, वो कैलाश मानसरोवर गए, आप देखिए ना, तो वो अपने को कहते हैं, अगर आप उनसे बातचीत करें, कि मैं शिव भक्त हूँ, तो इसलिए वो शिव का नाम ज़्यादा लेते हैं हमेशा। और इसीलिए उनका शिव जी की बारात में सब थे, हर तरह के लोग आ सकते, कोई भी आ सकता, हर धर्म हर जाति के लोग आ सकते हैं। तो शिव जी उनको पसंद है, तो शिव जी का नाम लेते हैं। तो वो दरअसल उसी को एड्रेस कर रहे हैं। उनको लगता है कि यही मर्म है जिस पर हम एड्रेस करके इस सरकार के खिलाफ जनता को गोलबंद कर सकते हैं। ये उनकी सही है, गलत है, कितनी ठीक है, जाती है, ठीक है। इसलिए वो उनका जो भाषण है, चाहे मतलब अब दोनों भाषण लगभग आप कहते हैं ना एक ही जैसे हैं, वही सब पुराना है, तो इसीलिए है, क्योंकि वो उसे, और आप देखिएगा पब्लिक मीटिंग में भी वही बोलेंगे वो। आप इलेक्शन के उनकी स्पीचेस देख लीजिए, उसमें भी लगभग वही सारी चीजें उसमें, जैसे, तो वो उनका एक आपसे स्ट्रेटजी कहें, उनकी समझ कहें, उनकी सोच कहें, जो भी कहें। अब ये जो एक बात जरूर मैं कहूँगा कि एक बात जरूर मैं कहूँगा, होता क्या है कि जैसे वो बोलने खड़े होते हैं और कुछ बोलते हैं तो आप सामने सत्ता पक्ष की तरफ से एकदम से शोर होता है, और शोर इसलिए किया जाता है कि वो डिरेल हो जाए, और कभी कभी वो हो भी जाते हैं। मतलब जिस विषय पे जिस पे बोलना चाह रहे हैं, जब हल्ला मचता है तो वो विषयांतर हो जाता है। तो वो कोई सरकार की स्ट्रेटजी है। हालांकि एक चीज दिख रही है सर, ये तो आप कुछ भी कहिए, वो एक अपना थॉट का थ्रेड तो लेकर के चल रहे हैं, थॉट का थ्रेड लेके चल रहे हैं, लेकिन सरकार और कागज से भी नहीं पढ़ते। सत्ता पक्ष जो है वो बार बार शोर मचाता है, जब लोग खड़े हो जाते हैं किसी भी मुद्दे पर, उनको थॉट प्रोसेस उनका टूट जाए तो कुछ आए बाएं साएं कुछ बोल दें तो मुद्दा मिल जाए, जिससे वो हो नहीं रहा है। वो अभी तक तो इसमें तो नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह के अभी जो हलवे वाली बात मैं आपसे कह रहा था, वो हमारे पास तस्वीरें हैं तो चला भी दीजिएगा। है क्या कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जब भी बजट बनता है तो एक हलवा सेरेमनी होती है, बड़ी सी कढ़ाई होती है, हर फाइनेंस मिनिस्टर उसमें जाकर के एक बार गोता जरूर लगाता है। तो उसके बाद वो जो जितने लोग वहाँ होते हैं कर्मचारी अफसर, उनको हलवा बांट दिया जाता है। ये परंपरा है, होता है हर बार उसके होता है। पीछे परंपरा पीछे कारण है। ऐसा होता है कि जब बजट बनता है तो सारे अधिकारी घर नहीं जाते हैं, घर नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं, गोपनीय होता है, गोपनीय होता है, और वहीं खाना पीना सब उनका रहता है। तो जब बजट पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो ये एक तरह से मिठाई जैसे खिलाई जाती है, सेलिब्रेशन है कि सेलिब्रेशन, हमारा काम टास्क टास्क अकम्प्लिश्ड। तो अब जो है वो हलवे की कढ़ाई के सामने नेम प्लेट लगी थी कि कौन कौन अफसर, कौन कौन अधिकारी यहाँ पर है। तो वो तस्वीर भी लेकर क्या था जो दिखाना चाह रहे थे, तो बताना क्या चाह रहे थे, वही सामाजिक न्याय वाली बात चल गया। वो तस्वीर लाइएगा जरा, ये तो निर्मला जी वाली बात है कि उसके नीचे कोई जोशी है तो कोई सिंह है तो कोई अग्निहोत्री है तो कोई तो बताना ही वही। वहाँ भी ये चाह रहे थे कि भाई इसके अंदर पिछड़ा कोई नहीं है, दलित कोई नहीं है, आदिवासी कोई नहीं है, अल्पसंख्यक कोई नहीं, मुसलमान कोई नहीं है, तो वो बताना चाह रहे थे। देखा होगा आप? देखिए, बिल्कुल देखा मैंने। देखिए, कांग्रेस की पुरानी राजनीति है जिसमें दो सूत्र हैं, मुस्लिम को अपीस करो, हिंदुओं को जाति में बांटो। उस पूरे फॉर्मूले पे वापस आ गई वो क्या, और इस बार उसको मुस्लिम को अपीस करने की जरूरत नहीं। मुस्लिम ने मान लिया कि मुझे वोट इन्हीं को करना है, और वो सरकारों में उसको अपीस करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मुस्लिम के फेवर में स्टेटमेंट नहीं आएगा। उससे लगेगा कि उससे एंटी पोलराइजेशन ना हो जाए, तो काउंटर पोलराइजेशन ना। तो जब तेलंगाना में आपने भी देखा होगा मुस्लिम बजट किस तरह से गया, SC ST का बजट निकल के माइनॉरिटीज की तरफ गया, साफ साफ दिख रहा है। वो चुपचाप होता रहेगा। मैं और 2 तस्वीरें निकाल के लाया हूँ, आपके यहाँ तो तस्वीरें दिखा भी सकते हैं। देखिए, चिदम्बरम जी हैं, मैंने सबके नाम पता करे, IAS ऑफिसर्स के, सब अपर कास्ट के हैं। मैं एविडेंस नंबर 1 मैं निकाल के लाया। प्रणब मुखर्जी की जो टीम है, इसमें जो गोयल साहब भी दिख रहे हैं, मुझे गोयल साहब भी दिख रहे हैं। तो अब मैंने पूछा, मैंने कुछ अपने IAS मित्रों को फोन, दर्शकों को तो दिखा दीजिए, देखिए कहाँ दर्शकों को ये दिखा रहे थे, ये देखिए। मैंने अपने कुछ IAS मित्रों को कॉल किया, मैंने कहा क्या है ये, तो उन्होंने बताया देखिए आप या तो UPSC पे SC ST, ये तो रही प्रणब मुखर्जी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब की। ये आप देख सकते हैं चिदम्बरम जी की, तो हलवा के साथ ही ये देखिए, हलवा जो है चिदम्बरम जी के साथ कर लीजिए इसमें कौन कौन खड़ा है। अब
अब मैं इसमें बताता हूँ तर्क अबे क्या। अफसर, इसमें अफसरों की जाति में नहीं बता सकता। इसमें इसमें name मैंने plate पूछा नहीं कई है। उनसे पूछा Name कौन, plate नहीं है। हाँ नेम प्लेट नहीं है, लेकिन मैंने पूछा बहुत लोगों से, तो मैंने पूछा क्या है ऐसा, तो उन्होंने कहा देखिए या तो आप यूपीएससी पे SC/ST रिजर्वेशन का ऑनर ना करने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऑनर हो रहा है। इस समय जो ऑफिसर हैं वो 89, 91, 92 बैच के हैं। तो जो पहले बोल गया वो सेक्रेटरी, बल्कि जिसमें बात कर रहा था वो यंग ऑफिसर था, बोला मैं तो 29 ईयर्स की उम्र में एंटर करा, मैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकता हूँ, मैं तो सेक्रेटरी बन ही पाता। तो जो अर्ली एंट्री कर गए, आप राहुल गांधी से पूछिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन इतने सीनियर ऑफिसर हैं जो OBC SC/ST के जो वहाँ जा सकते हैं। फिर मैंने देखना शुरू करा कि इनके यहाँ चीफ सेक्रेटरी कौन है। कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी से डॉक्टर रजनीश गोयल थे, उनकी बीवी डॉक्टर शालिनी बन गई है। इन्होंने कौन से अपने चीफ सेक्रेटरी किस जाति के बनाए, और ऐसा नहीं इन्होंने नहीं बनाया, वो बना ही नहीं सकते क्योंकि सीनियर कोई ऑफिसर ही नहीं है। क्योंकि जो अवेयरनेस आई है SC/ST में वो अभी पिछले 10-20 साल में आई है, वो उतने सीनियर ऑफिसर ही नहीं बात है। लेकिन देखिए ये झूठ उनको लगा झूठ बिक गया, अब मैं बोलता रहूंगा, जोर जोर से बोलता रहूंगा। जब SC/ST सुने का अरे हाँ यार तो मेरा तो आदमी नहीं है वहाँ पे, मेरा तो आदमी नहीं है यहाँ पे। लेकिन रोकना पड़ेगा किसी को उनको, और रोकना पड़ेगा कि भाई इस तरह से आप आग लगा के देश में, अभी कल कहेंगे क्रिकेट की टीम में नहीं है, ओलंपिक में नहीं, ये तो शुरू कर देंगे। इनको क्या है, बोल के निकल जाना। इनको तो देखिए देश में क्या हो रहा है, सामाजिक ताना बाना क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। मेरे खुद के प्रदेशों में क्या है, उससे कुछ नहीं है, क्योंकि जनता तो इतना फैक्ट चेक करेगी नहीं। जो एक बार बोल दिया वायरल, वही स्पीच होगी। जैसे अब झूठा वीडियो कल आपने देखा, योगी जी ने नमस्ते नहीं करा, उसका वीडियो चला दिया, सबने चला दिया, कांग्रेस सबने डाला। फिर वो वीडियो झूठा था, पता लगा वो मॉफ वीडियो है। योगी जी ने शायद उन्होंने हाथ थोड़ा नीचे जल्दी कर लिया, इसलिए उन्होंने वीडियो चला दिया। मतलब इनको ये मक्कारी कहेंगे, इसको मक्कारी अय्यारी इसको बोलते हैं। पॉलिटिक्स है। अब ये पॉलिटिक्स नहीं है, देखिए ये पॉलिटिक्स नहीं है। आप बिल्कुल झूठे वीडियो डाल के, ठीक है, अगर ये राजनीति है तो पता लगे सबको कि भाई कांग्रेस झूठ की राजनीति पे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उतर आई है, कि वो झूठ के लोगों को बरगलाएगी, समाज का ताना बाना टूटे, आग लगे। गणना वाला जो मुद्दा है, अगर उनको लग रहा है कि इसको चलाते रहने से या ये जो 99 आई है उसकी वजह से आई है, तो मेरा निजी रूप से ये मानना है कि ये गलतफहमी है। ये मुद्दा सबसे पहले जो 4 राज्यों के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें उठाया गया, कहीं नहीं चला। ये मुद्दा जहां से शुरू हुआ बिहार, वहां नहीं चला। तो अगर इस मुद्दे का असर था तो भाई आप बताइए कि इस मुद्दे का असर उड़ीसा में क्यों नहीं हुआ? उड़ीसा में आदिवासियों की संख्या कितनी है? इस मुद्दे का असर जो है कांग्रेस के फायदे के रूप में पश्चिम बंगाल में क्यों सर नहीं? छोड़ें, ये तो फिर मतलब एक ही स्पेसिफिक बात पे हम लोग रह जाएंगे। वो इस बात को चलाना चाहते हैं, उनको लगता है फायदा होगा, ये देखिए होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक बात तो है ना, वो मुझे तो ऐसा लग रहा है राहुल गांधी बनना चाह रहे हैं गरीबों का मसीहा। इमेज बिल्डिंग उस तरीके उनका की है। टाइटल तो जननायक कर ही दिया है कांग्रेस पार्टी जननायक ने। कर ही दिया है। अब वो कभी कांग्रेस चप्पल पार्टी। सिलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी देखिए कुछ करते हैं। मुद्दे की जहां तक बात है, मंडल VP सिंह लाए थे 89 में, और 90 में चुनाव जनता दल हार गया था। मुद्दा एकदम से नहीं चलता है। राम मंदिर का मुद्दा जब उठा था 89 में, जब अडवाणी रथ यात्रा निकले थे, लेकिन उसका फल आते आते 2014 लगा, जब पूर्ण बहुमत आया सरकार को। तो मुद्दे में समय लगता है उसको वो होने में। एकदम से मुद्दा आपने उठाया, एकदम से उसका असर हो जाए कि मुद्दा नीचे तक जाता है। तो अब वो राहुल गांधी को लग रहा है शायद कि मुद्दा और नीचे तक जाए, बोलें इस पर, हम लगातार बोलें, तो वो उनकी रणनीति है। तो मुझे लगता है कि नहीं है। अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा आते आते 14 नहीं लगा, 84 में 2 से 89 में बीजेपी जो है 85 सीट पे पहुंच गई, और 89 के बाद आज तक कभी 100 सीट के नीचे नहीं है। हाँ, लेकिन अडवाणी यूपी में सरकार तो नहीं बना पाई ना उसके बाद। 91 में 91 बनी सरकार, पूर्ण बहुमत की बनी, जब 425 सीटें थी। 91 में सरकार बनी, 221 सीटें पहली थी बार उनकी। बने। नहीं, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जब सरकार बर्खास्त हो गई। हाँ। उसके बाद उसके बाद जो चुनाव हुआ पहला 93 में, उसमें सपा बसपा का अलायंस हुआ। उससे बड़ा सामाजिक गठजोड़ कोई हो नहीं सकता उत्तर प्रदेश में, जो 2019 में भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद 1993 का रिजल्ट आप उठा के देखिए, 175 सीट आई सपा और बसपा की मिलाकर, 176 आई बीजेपी। अच्छा, और बीजेपी को 5% वोट ज्यादा मिले इस गठबंधन से। बीजेपी तब भी नंबर 1 की पार्टी बनी, सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद। वो सरकार बनी समर्थन से कांग्रेस और जनता दल के। वो नैरेटिव ये बनाया जाता है कि सपा बसपा मिली और बीजेपी साफ हो गई। खैर हम जिस पॉइंट से मैं यहाँ साफ पहुंचे इसलिए थे वो कहते ये हैं, कि भाई 221 से 176 पे आ अगर गई। मुद्दा अगर मुद्दे में जान होगी तो जनता हाथों हाथ लेगी, यही बात है ना। नहीं, मुद्दा नीचे तक मुद्दा जाने में अगर समय आप लगता है, समझा पाएंगे, समय लगता है मुद्दे जैसे में। ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये मुद्दा समझा लिया विपक्ष ने, नीचे तक चला गया, तो उसमें कौन सा समय लगा? बात मुद्दे के क्लिक करने की है
कि लोगों को ये भरोसा हो जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, तो उसका असर हो जाता है। भाई इस चुनाव में ये मुद्दा तो जो है, बीजेपी ने जब 400 पार का नारा दिया उसके बाद चला ना कि 400 इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो उसमें बीजेपी कुछ नेताओं ने भी उसमें आहुति डाली। आग में घी आहुति डालने का डाली काम उसमें। किया। और उसके अलावा बीजेपी उस मुद्दे के खिलाफ कोई स्टैंड ही नहीं ले पाई। और गांव-गांव में घूम के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, ये समझाया कि जो है ये आ जाएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और दलित के लिए संविधान का मतलब आरक्षण है। जी। आरक्षण नहीं है तो उसका संविधान से उसको दोनों बातें बोलने की जरूरत ही नहीं, आपने बोला संविधान तुम्हारा आरक्षण इसमें एक चीज और भी है, दलित ही नहीं, जो वंचित वर्ग है इस संविधान ने उसको ही दिया है। अपर कास्ट से तो लिया है भाई, तो हमारे लिए मुद्दा नहीं हो सकता, क्यों? हम तो ऑलरेडी प्रिविलेज क्लास थे, अपर कास्ट के लोग, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य जो है, जो बराबरी का अधिकार, सिर्फ आरक्षण नहीं, आरक्षण तो उनके लिए एक हिस्सेदारी का हो गया सवाल, बराबरी का जो अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला, बराबर बैठने का अधिकार मिला, छुआछूत के खिलाफ है, अस्पष्टता, तो ये सारा संविधान ने दिया है। तो इसलिए संविधान उनको ज्यादा उनके नहीं, लिए मैं समझना नहीं मुद्दा चाहता। है। राहुल गांधी ने ये जो अब जातिगत जनगणना की बात की, मुझे लग रहा है चुनावों के बाद तो उन्होंने ये बात पहली बार की। चुनाव में तो बोलते ही थे हर वक्त, चुनाव से पहले भी ये मुद्दा आपने सही कहा, विधानसभा के चुनावों में नहीं चला था। ये संविधान पे खतरा है, ये तो आदमी तुरंत भांप रहा है। और उसकी हमारे यहाँ तो हर इंसान की जो वो पहली आइडेंटिफिकेशन करता है अपने पैदा होने के बाद, तो जाति से ही करता है, अमीर गरीब कोई भी हो, जाति का भाव तो कभी जाता नहीं अंदर से। तो फिर ये क्यों नहीं क्लिक किया जातिगत जनगणना? उसका देखिए कोई टेंजिबल लाभ समझ में आना चाहिए। ये हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा। जब तक ये नहीं आप समझा पाते, ये कहना कि आपको हिस्सेदारी मिल जाएगी, ये बड़ी वेग बात है। ये बात तब होती जब आपके पास सत्ता थी, तब आपने करके दिखाया होता, या जहां सत्ता है वहां इसको इंप्लीमेंट करके दिखाते क्योंकि कि कर्नाटका के ये कास्ट ये सेंसस मॉडल कुछ नहीं है। करा हम जो कह रहे हैं अगर ये होगा तो इसका ये, कर्नाटक में आपने जो है कब की है, जब पहली बार बने थे सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर, उसका कुछ आज भी तक काम उस नहीं हुआ रिपोर्ट को आप सार्वजनिक नहीं कर पाए। और पूरे देश में कह रहे हैं कि जो है जाति की गणना होनी चाहिए, उससे बड़ा भला होगा दलितों का और पिछड़ों का। तो कर्नाटक में क्यों नहीं कर रहे? तो ये जो दोहरापन है, इसकी वजह से मुद्दा नहीं बनता। जैसे सही कह रहे हैं आपका स्टैंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं वो आप कर भी सकते हैं, जहां कर सकते हैं वहां राज्यों तो अपने कीजिए। राज्यों में तो कर ही सकते हैं। जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उसमें भी दोहरापन रहा कि जो भ्रष्टाचार के आरोपी उनको आप साथ लेते रहे, परिवारवाद में आप परिवार वालों को टिकट देते रहे, तो वो भी जनता ने इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया। भाई आप कर कुछ रहे हो, कह कुछ रहे हो। वही जाति जनगणना वाली बात, तो जब मुद्दे के साथ साथ आपको उस मुद्दे के प्रति प्रतिबद्धता और ईमानदारी भी दिखानी पड़ेगी, चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा हो। एक चीज़ और देखिए भाषण में, आज इन्होंने बड़े दिनों बाद अंबानी का नाम फिर से लिया। उन्होंने अंबानी का नाम फॉर सम रीजन लेना छोड़ दिया था, अदानी का नाम वो लेते रहे। आप पता नहीं शादी में सारा इंडी उनके पास गठबंधन, मॉरल अथॉरिटी है, मैं शादी में नहीं गया था। नहीं लेकिन पूरा कांग्रेस के लोग गए थे, इंडी गठबंधन के हर गए थे, लालू जी तो पूरा कुनबा लेके चले गए थे। तो उनके वहाँ अंडर में थोड़ी है राहुल वहाँ से गांधी लौटने की के राहुल बाद गांधी कहते हैं मैं नहीं अंबानी- जाऊंगा, तुम मत नहीं, जाओ। नहीं, सर ये भी अब ये भी गलत बात है। उन्होंने ये शादी ब्याह में कोई थोड़ी वैसे उनके थे वो दिव्या सिंह थे, संगी साथी से थे नहीं दिव्या, तो उससे क्या मतलब भाई, ये तो अब शादी लौट को के आने के राजनीतिक बाद पार्टी की रैली थोड़ी है, लौट उस के रैली आने में के मत जाना। बाद अंबानी की शादी के बाद उन्होंने फिर से बहुत दिनों बाद अंबानी का नाम लिया है, तो ये उनका नहीं, चलता वैसे रहेगा। अंबानी का देखिए नाम वो इलेक्शन में भी लिया है उन्होंने, ऐसा प्राइवेटली नहीं। कुछ बोलेंगे, वो प्राइवेटली कुछ बोलेंगे। जीएसटी का बिल्कुल ऐसे होता है। जीएसटी में आज तक एक भी बिल जीएसटी काउंसिल में वोटिंग के लिए नहीं गया। उसमें कांग्रेस के स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, किसी में वोटिंग तक नहीं हुई। मतलब हर मुद्दे में वोटिंग भी होती है अगर आपको स्वीकार ना हो, और बाहर आके वो गब्बर सिंह टैक्स बन जाता है। तो ये राहुल गांधी करेंगे, अंदर कुछ होगा और बाहर आके कुछ और बोलेंगे। उनको लग रहा है बिक रहा है। अब पहला इम्तिहान क्या होना है सर, मतलब जिसमें हमें पता चले नेताओं के भाषणों का, नेताओं की पॉलिटिक्स का क्या असर होने वाला है। ये विधानसभा चुनाव से कुछ पता चलेगा? विधानसभा चुनाव पहला इम्तिहान तो यही है, पहला इम्तिहान तो ये। चुनावी इम्तिहान होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में मगर वो सीधा कोई रिफ्लेक्शन नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी पे होगा क्या, आपको लगता है? महाराष्ट्र का, झारखंड का, हरियाणा का चुनाव नहीं, वैसे कायदे से नहीं होना चाहिए, लेकिन हर चीज भाई, बनारस में कैंटोनमेंट बोर्ड का एक सीट का बाई इलेक्शन बीजेपी हार गई, सीधे मोदी से इस्तीफा मांगने लगे। और आप कह रहे हैं 3 राज्यों के चुनाव का कोई असर होगा क्या? तो
भाई ये मुद्दा बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हैं ना। तो 3-3 राज्य अगर मान लीजिए बीजेपी हार जाती है तो निश्चित रूप से उसका असर जो है बीजेपी पर आएगा और प्रधानमंत्री पर भी आएगा। तो ये कहना कि उसका कोई असर नहीं होगा या उससे कुछ तय नहीं होगा, ये बात ठीक नहीं होगी। नहीं, जैसे नोटबंदी का हुआ, नोटबंदी आई 2016 में, 17 में बीजेपी ने स्वीप किया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये कहा गया कि भाई देखिए जनता ने स्वीकार कर लिया। नहीं, मैंने तो ये सवाल इसलिए किया कि पता तो चले राहुल गांधी जो कह रहे हैं काट के हांडी है या वाकई दम है। इनकी बातें जो जनता ने वाकई राहुल गांधी को अगर विपक्ष के नेता हो गए तो वो जनता ने भी स्वीकार कर लिया है कि नहीं कर लिया, वो कद दे दिया है कि नहीं दे दिया। सबसे बड़ा टेस्ट महाराष्ट्र में होगा, अच्छा, जहां आरक्षण के मुद्दे का सबसे ज्यादा असर हुआ था। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा असर हुआ तो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा बहुत सी चीजें सेटल करेगा। टेस्ट केस। शिवसेना के जो 2 धड़े हैं उसमें असली नकली, एनसीपी में असली नकली, चाचा असली की भतीजा असली, ये और आगे क्या क्या पॉलिटिकल अलाइनमेंट रहेगा महाराष्ट्र की राजनीति में, ये भी तय होगा। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र की जो रिजल्ट होगा विधानसभा वो का, litmus test है। वो एक तरह से नेशनल पॉलिटिक्स पर असर डालेगा। वैसे भी देश राष्ट्र है, वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। अच्छा, आपने एक चीज और करी थी, आपने गौर की, वो जो प्रधानमंत्री के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ जो फोटो हुई, सारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर पीछे खड़े हुए थे, एक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रियों वाली लाइन में बैठे हुए थे। रह चुके हैं शायद इस वजह से। 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र जैसे स्टेट। प्रोटोकॉल पार्टी ने उनको डिप्टी बनाया, जनता ने नहीं बनाया था। सही बात है। जनता ने जो जनादेश दिया वो गठबंधन को दिया था, स्पष्ट बहुमत दिया। और जिसका नेता देवेंद्र फडणवीस, डिक्लेयर्ड नेता देवेंद्र नहीं, वो तो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर तो वही थे, बाकी देवेंद्र डिप्टी फडणवीस। से तो ऊपर तो है ही। नहीं, मतलब आप राहुल गांधी की शिवजी की बारात और इधर के चक्रव्यूह का जो इम्तिहान है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में होने जाहिर है, वो एक पहला टेस्ट हाँ। केस होगा। जो हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड भी चुनाव साथ में है। अरे आज इन्होंने 2 नाम जो है एक्स्ट्रा ऐड किए ना, एक अजीत डोभाल साहब का, नहीं, बीच बीच में एनएसए का नाम लेते एनएसए बोलते हैं, नाम लेके वो आदमी तो दिखता ना बोलता कहीं, मतलब वो तो जहाँ वो अपनी दुनिया में काम कर रहे हैं, उनका नाम अचानक मैंने कहा नहीं, बीच में लिया है, सही कह रहे हैं प्रदीप जी, 1-2 बार बीच में लिया है ना। एक मोहन भागवत जी का जिक्र मोहन किया भागवत जी का तो जो संघ का RSS नाम तो लेते हैं बोलते तो ही मोहन हैं, भागवत संघ जी तो संघ बोलते के हैं, प्रमुख नाम हैं। ले दिया। संघ का तो कई बार नाम लेते हैं ना, आरएसएस के नाम लेते हैं, तो अब मोहन भागवत जी का नाम इसीलिए लिया कि वो आरएसएस प्रमुख है। अब सर इलेक्शन के बाद से, मतलब नतीजों के 4 जून के बाद से बीजेपी की, अभी मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि मतलब जैसा आपने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर अभी इलेक्शन वगैरह में पता चली जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ज्यादा वोकल है, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, विजिबल भी ज्यादा है। आपके हिसाब से राहुल गांधी चढ़ती चढ़ती कला है। नहीं, चढ़ती कला है कि नहीं, ये तो अभी सेटल होने में समय लगेगा। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस की कोशिश ये है कि उनको पूरे विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित किया जाए। अभी उसमें स्थापित नहीं हुए। नहीं, बहुत बड़ी अभी कवायद चल रही है। उनको वो पद मिल गया है, लेकिन आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, या इमरजेंसी के मुद्दे पर बाकी पार्टियों का, चाहे आप अखिलेश यादव की पार्टी का देखिए, चाहे डीएमके का देखिए, चाहे लेफ्ट पार्टीज का स्टैंड ये देखिए। पार्टियां तो विक्टिमाइज थी भाई उस समय, समाजवादी पार्टी ही हाँ, तो तो इमरजेंसी ये- मुद्दे पे अलग इसलिए होंगी, जो ये है, ये कैसे खड़े हो जाएंगे? राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता प्रतिपक्ष का मानने में अभी बहुत समय है, अगर ऐसा होता है तो। कांग्रेस की कोशिश यह है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मोदी के सामने कौन। अभी तक नहीं मिला मोदी के सामने कौन। भाई पूरे चुनाव कांग्रेस बचती रही। आप अगर लिख दीजिए, बोल दीजिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं या प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कांग्रेस प्रवक्ता मुंह नोच ले आप। वो तो 29 और 34 में भी सेटल नहीं होने वाली बात तो। नहीं भाई, कांग्रेस क्या कोशिश कर रही है हम ये बता रहे हैं। सेटल होगा कि नहीं वो तो जनता तय करेगी, ना हम तय करेंगे, ना हम तय भविष्य करेंगे, बताएगा। ना पार्टी तय करेगी। जनता जो है जिस तरह का जनादेश देगी उससे तय होगा। सर, जननायक, गरीबों का मसीहा, या अभी लगे रहो? नहीं, देखिए पार्टी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पार्टी को तो लग रहा है भाई सफलता मिली है, जननायक हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, चढ़ती कला हैं। लेकिन जो प्रदीप जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, अभी बहुत चीज़ें तय करनी है। सबसे पहली बड़ी चुनौती जो राहुल गांधी के सामने है, ये सब तो पार्लियामेंट में भाषण देना, ये देना, या उनको दूसरे विपक्ष वाले मानते हैं कि नहीं मानते, ये सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी अगर कांग्रेस पार्टी का संगठन वो
हर राज्य में मजबूत करें, और खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सीधे लड़ाई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो राज्य हैं, हरियाणा, क्योंकि नेता और संगठन दोनों के तालमेल से पार्टी को सफलता मिलती है। चलिए मैं आपको ये सवाल दूसरे तरीके से पूछता हूँ। मोदी के नाम पे वोट पड़ता है, इंडिस्प्यूटेबल है। हाँ, पड़ता है। राहुल गांधी के नाम पे वोट पड़ता है, चेहरे पे वोट नहीं, पड़ा था, कभी पड़ता है? इस बार पड़ा है, पड़ा है, इस बार पड़ा है। राहुल गांधी के नाम पर। जो उत्तर प्रदेश में दलित और ये जो गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ गए, तो किसके नाम पर गए? उसमें राहुल गांधी का बड़ा योगदान है। इसको स्वीकार हम करें या न करें, मोदी के बराबर नहीं है, मैं मानता हूं, मोदी जी जैसी लोग, लेकिन अभी CSDS का सर्वे तो कह रहा है कि 36% लोग जो है राहुल गांधी के पक्ष में है उत्तर प्रदेश में, और 33% मोदी जी के पक्ष में है। ये तो CSDS का हालिया सर्वे है। तो ये तथ्य सामने है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को अभी बहुत मंजिल तय करनी, रास्ता तय करना है। लास्ट कमेंट। नहीं, बिल्कुल, ये इट्स टू अर्ली टू कॉल। और ये बार बार चल पाएगा क्या, ये लंबा चल पाएंगे, वो आपको चुनावों में देखने को मिलेगा। और इस तरह की जो एक बड़ी एक लड़कपन है, ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आता, जिस तरह से वो पार्लियामेंट में बिहेव करते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसा कहा आप, चुनाव पहले यंग एट हार्ट, देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं मजा आता इस सब में ना, पार्लियामेंट डिबेट एक तरह से देखने का आनंद आता और संसद में आपके आचरण में अंतर होना चाहिए। सही गलत की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। दोनों में फर्क करना जो है, किसी भी पार्लियामेंटेरियन को ये समझ होनी चाहिए कि ये संसद का मंच है, हमको ऐसे जाते जाते तो आज क्लोजिंग का शेर सर सुनाइए आपको। फोन उठा लिया। हाँ सर, बस उतना ही वो समय शेर सब पे लागू होता है, उतना ही समय, हाँ। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, जैसे नेताओं पर ही समझिए कि ये शख्स जो नकाब से चेहरा ढक लेता है, वक्त आने पर समय उसे औकात बता देता है। क्या बात है सर, ये सब नेताओं पर लागू होता है। सही बात है, सही आप अगर अपना चेहरा नकाब से ढके हुए हैं, जनता जो है वो फैसला करती है नोच कि आप डालती क्या है। हैं। सही बात है सर।